2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आके मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम करता मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीजें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गाँव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गाँव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ। वहाँ पे कहाँ से हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटें। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट का, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अरुणिमा, प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहां पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा, तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे, खुशी होती थी। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला, नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार, 5 बार होल्ड हो जाता था। आइस थोड़ा टूट के निकलता था तो मैं वहां पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लिमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोर समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज्यादा से ज्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगा, जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को नांगी और नांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। तो अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहां तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। आप बोल रहे फटाफट अरुणिमा नीचे भागो। जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे, लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेस्ट समिट। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है तो सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। थोड़ा दूरी में नीचे चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। सिर्फ अंदाजा लगाया सकता कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोल रहा कि अरुणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट समिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूँ कि अरुणिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो। मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम हैं। उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आए, मुझे लगाया। उसने बोला अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। वाकई में ऊपर वाला भी चाहता कि तू जिंदा रहे। फाइनली जो भी था, लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी, बहुत खुश थी। माउंटेन, डेड बॉडीज, मेरा शेरपा, ये लोग थे। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, कह रही मैंने एवरेस्ट समिट किया, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के, हमारे से हील मार मार के नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट ऐसे मुड़ नहीं रहा था, ब्लड निकलने लगा था, ये सब यहाँ पे। मुझे शेरपा से मैं बोल रही थी ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा कैसा लगेगा मेरा दिमाग, क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट। रेड 3 स्टेज होती हैं, रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ सबसे ब्लड होगा। अरुणिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी, मेरा ऑक्सीजन चलना बड़ी मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा, अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करे क्लाइंबर की वजह से, तो अपनी जान वो भी है, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। मैंने सोचा क्या करूँ अब, रोने अपने आप आंसू में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पूछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से आर्टिफिशियल लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास यही था। ये तो दूसरा था, गिव अप कर दो, तो एक चीज थी। पैर को घसीट घसीट चलना शुरू। कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था, उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिर नीचे चला। कैंप 4 टू समिट टू कैंप 4 3500 फीट है और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में समिट कर लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर, चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी ने ये मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी। हर किसी ने ये चीज़ मान लिया था। लेकिन मुझे लगता, जब मैं वापस साउथ पोल पहुंची, जब मैं टेंट का जिप खोला, मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है, हम तो सब सोच ली थी तू चली गई। हर किसी ने ये बोला था। फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब। देखिए ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल हो गए, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को, मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था।
मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सुना, आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में।